अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। टू 2025 फेब मार्च का ये पेपर है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं रिया स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1st August 2024। द बैलेंसेस इज रिया परचेज लेजर एट 1st January 2025 वर एज फॉलो। अब परचेज लेजर में 1st January 2025 को ये बैलेंस है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस है 1510। फिर कह रहे हैं ऑटी अलाउज रिया ट्रेड डिस्काउंट 5%, यानी ऑटी जब भी रिया को के साथ में ट्रेड करता है तो वो उसे 5% डिस्काउंट देता है। The following transaction took place in January 2025. Paid Darina 300 by bank transfer. Sold goods for 520. Purchased goods this price 180 on credit from Hot. अब परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, लिस्ट है 180, लिस्ट प्राइस है 180 और हम क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? ऑटी से। दैट मीन्स हमें कितने % डिस्काउंट मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए 5% डिस्काउंट, दैट इज $9 का हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस है हमारी 180, इसमें $9 लेस कर देंगे, दैट मीन्स $171। पेड नाकेर द अमाउंट ड्यू ऑन 1st January। नाकेर जो अमाउंट ड्यू हमारे पास थी 600 वो हमने पे कर दी, 3% कैश डिस्काउंट मिला है हमें। परचेज गुड्स 528 ऑन क्रेडिट फ्रॉम नाकेर। परचेज गुड्स 73 पेइंग इमीडिएटली बाय बैंक ट्रांसफर। परचेज गुड्स 310 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दरीना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 640। रिटर्न गुड्स 24 टू दरीना। रिक्वायर, अब पहली रिक्वायर है। सवाल पढ़ने के बाद आपने रिक्वायर पढ़ना है और बेसिकली उस रिक्वायर को देखते हुए फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाना है। प्रिपेयर द परचेज जर्नल अकाउंट, हमने परचेज जर्नल बनाना है। अच्छा, जब परचेज जर्नल बनाएंगे तो याद रखना परचेज जर्नल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी। परचेज जर्नल में वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कि क्रेडिट से रिलेटेड हो और जो हमने मर्चेंडाइज परचेज की हो, यानी हम गुड्स मर्चेंडाइज ये परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन हम परचेज जर्नल में लिखेंगे। जैसे हमारे पास, हम अगर गौर से देखें तो सबसे पहले हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 13 तारीख को और इसमें हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। हम गुड्स को परचेज भी कर रहे हैं और क्रेडिट पर भी कर रहे हैं। इसके बाद पेड नाकिर यहाँ नहीं है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो 18 तारीख की ये हमारी परचेज जर्नल में आएगी। अब परचेज गुड्स, यहाँ गुड्स तो परचेज करें लेकिन इमीडिएटली बैंक ट्रांसफर के थ्रू करें तो ये हमारी परचेज जर्नल में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ क्रेडिट पर नहीं है, बैंक ट्रांसफर के थ्रू है, लिहाजा ये पीजे में नहीं आएगा। डेट नंबर 20 है, ये परचेज जर्नल में नहीं आएगी। ठीक है, देन हमारे पास परचेज गुड्स 320 ऑन क्रेडिट 23 तारीख की एंट्री, ये परचेज जर्नल में आ जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 840, रिटर्न गुड्स 24। इसके अलावा यहाँ कोई ट्रांजैक्शन हमारी परचेज जर्नल में नहीं आएंगे। फिर कह रहा है टोटल द परचेज जर्नल कैन इंडिकेट द लेजर अकाउंट वेयर द टोटल वुड बी पोस्टेड। तो डेफिनेटली परचेज जर्नल से परचेज अकाउंट में हमारे पास ये लेजर ट्रांसफर होगा। अब हमने एंट्रीज बनानी है, तो पहली जो एंट्री है हमारी 2025 Jan 13 की है और हम सामान खरीद रहे हैं किससे? हम सामान खरीद रहे हैं ऑटी से। टोटल जो गुड्स की वैल्यू है 180 है, 9% डिस्काउंट है, इसका मतलब 170। तो हम यहाँ जो हमारा सप्लायर है उसका नाम लिखेंगे ऑटी, 180 माइनस 9 171। Jan 13 के बाद Jan 18 है हमारे पास और वो है नाकेर। ठीक है, नाकेर हमारे पास है
और उससे हम कितने की गुड्स परचेज करें 528 की, और फिर 23 को हमारे पास दरीना है और उससे कितने की गुड्स ले रहे हैं 320 की। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है, हमने यहाँ लिखा 18 और फिर 23 में हमारे पास दरीना। यहाँ पर हमारे पास है 528 और दरीना से हम कितने की गुड्स ले रहे हैं 310 की। ये दोनों हमें कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे। इसे करने के बाद आपने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, डबल लाइन ड्रॉ कर देनी है। दैट मीन बैलेंस हमारा एंड हो रहा है 108 9 702 210 5173। ये हमारे पास 1009 आ जाएगा। और इसे अब हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, हम इसे कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। अच्छा जी, परचेज जनरल हमारा हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 एंट्रीज थी, ये हमने कर। फिर कह रहा है प्रिपेयर द परचेज रिटर्न जर्नल फॉर जनवरी 2025। टोटल द जर्नल इंडिकेट द लेजर अकाउंट वेयर इट विल गो। तो देखो जर्नल से एंट्री कहाँ जाती है, लेजर में जाती है, ठीक है ना। जर्नल से एंट्री कहाँ जाती है, लेजर में। हम डेफिनेटली जब हम परचेज का जर्नल बना रहे हैं तो उसके बाद हम परचेज रिटर्न का जर्नल बना रहे हैं, तो परचेज रिटर्न के जर्नल के बाद ये एंट्री कहाँ जानी चाहिए, परचेज रिटर्न जर्नल के अकाउंट में जानी चाहिए। अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सी एंट्रियां हमारे पास किसमें आएंगी, परचेज रिटर्न में आएंगी। तो याद रखिएगा कोई भी एंट्री अगर आप बोल रहे हैं कि परचेज रिटर्न में आनी चाहिए, तो वो हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदी हो, वो रिटर्न कर रहे हो, तो वो आएगी परचेज रिटर्न, यानी कि मर्चेंडाइज रिटर्न होनी चाहिए। कोई गुड्स इसके अलावा कोई एसेट्स रिटर्न कर रहे हो, ये हम यहाँ नहीं देखेंगे। तो हम देखेंगे क्रेडिट है, वो सामान हमने प्रीवियसली क्रेडिट पर खरीदा था, वो हम रिटर्न करें, और वो सामान जो है मर्चेंडाइज होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया है किसी भी चीज़ को परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड करने का। पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो क्रेडिट पर, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो गुड्स हमने जो है मर्चेंडाइज हो हमारे पास। तो हम स्टार्ट से देखते हैं। स्टार्ट से तो हमें बता रहा है पेड दरीना ये नहीं आएगा, सोल्ड गुड्स ये भी नहीं आएगा, ये तो परचेज है। पेड नाके टू द अमाउंट ये भी नहीं है, परचेज गुड्स ये भी नहीं है, परचेज गुड्स ये भी नहीं है, सोल्ड गुड्स ये भी नहीं है। 30 तारीख की एंट्री हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस में आ रही है, परचेज रिटर्न जर्नल में। रिटर्न गुड्स $25 टू दरीना। हम यहाँ डेट डाल देंगे 2025 जनवरी की 30 दरीना। अमाउंट हमारे पास है 24। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हम यहाँ लाइन लगाते हैं, डबल लाइन लगाएंगे 24 और यहाँ बोल देंगे डेट डाल देंगे। डेट हमारे पास है जनवरी की 31 और यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न्स जर्नल, ठीक है। क्यों, क्योंकि जर्नल के बाद परचेज रिटर्न अकाउंट, जर्नल के बाद हमारे पास क्या आता है, लेजर आता है, ठीक है। तो हमने इसको कौन से अकाउंट में डालना होगा, हमने इसे परचेज रिटर्न अकाउंट में पुट करना होगा, पोस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दो काम हो गए हमारे। अब आ जाते हैं तीसरे काम की तरफ। फिर कह रहे प्रिपेयर रिया परचेज अकाउंट फॉर जनवरी 2025। अच्छा, अब हमने परचेज अकाउंट बनाना है। जब हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो याद रखिएगा इसमें ओवरऑल सारी हम परचेजेस देखेंगे कि हमारे पास टोटल परचेजेस कितनी आ रही है, ये हमें बताएगी। हमने प्रिया का परचेज अकाउंट बनाया। प्रिपेयर रिया परचेज अकाउंट फॉर जनवरी 2025, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस। हम जरा ऊपर सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखो बता रहा है रिया टोटल परचेजेस फ्रॉम 1st August 2004 to 31st August 2024 वर 63
वही हमें बैलेंस बता दिया गया है। हमने कहा ठीक है भाई उसकी टोटल परचेज है और हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, तो हम यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो डेबिट साइड पे लिख देंगे। हमने कहा 2001 जनवरी 2025 जनवरी 1 यहाँ पर हमने बता दिया, ये हमें आपने बैलेंस दिया हुआ है 6327, ठीक है। ये हमें उन्होंने बताया कि अगर फर्स्ट से ये ईयर गौर से देखो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2025 नहीं है, हम फरवरी 2025 तक का बनाएंगे, यानी एक महीने का हमने बनाना है जनवरी के मंथ का। तो ये जो हमें बैलेंस दिया गया है ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, हमारे साल का शुरू का बैलेंस है। फिर अब हमने देखना है कि भाई हमने परचेज कहाँ कहाँ किए हैं। तो सबसे पहले हमने कहा पेड द रीना 300 बाय चेक, ये तो नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स फॉर 520 कैश, ये भी नहीं आ रहा। पेड नाकेड द अमाउंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 2025, ये भी नहीं है। परचेज गुड्स, ये तो डेफिनेटली लिखना है, लेकिन इससे हमने क्रेडिट वाला हमने कहाँ बनाया है, परचेज जनरल में बनाया है। परचेज गुड्स 73 पेइंग इमीडिएटली बाय बैंक ट्रांसफर, अब ये हमारा कहाँ आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा, क्योंकि हम गुड्स को परचेज करें और ये गुड्स कौन सी है, हम बैंक के थ्रू परचेज करें, तो ये 20 वाली एंट्री जो है हम कहाँ पुट कर देंगे, परचेज अकाउंट में पुट कर देंगे। अब हमने कहा कि हमने 20 तारीख को बैंक के थ्रू इमीडिएट पैसे ट्रांसफर किए थे और $73 की परचेज किए। हम इसके अलावा और देखेंगे क्या हमने कैश पर कोई परचेज किए। अब हमने कैश पर और कोई परचेज नहीं की। अच्छा, हमने क्रेडिट पर परचेज किए, ठीक है, और देखो हमने बताया है कि ये अमाउंट कहाँ जाएगी, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। तो मैं यहाँ पर OF लिख देता हूँ कि भाई ये अमाउंट है जो कि हमने यहाँ डाली है, ठीक है, यहाँ लेकर आ रहे हैं ऑफसेट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई 31 को हम यहाँ अमाउंट लेकर आए हैं कहाँ से, परचेज जर्नल से। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि परचेज अकाउंट में हमने साल के शुरू का बैलेंस लिखना है, फिर कैश या बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई है हमने कैश पे या बैंक के थ्रू जो परचेज किए वो लिखेंगे और जो क्रेडिट पर परचेज किए वो लिख देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई परचेज नहीं है। वंस अगेन इसका हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और टोटल करेंगे। तो यहाँ अगर इनका टोटल किया जाए 6327, 73 और 1009, ये आपके पास आ जाता है 7409, ठीक है। अच्छा, जब डेबिट साइड पे 7409 है तो क्रेडिट साइड पे भी 7409 होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने बैलेंसिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 31 जनवरी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन 7409 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 7409 और डेट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी Feb 01, 2025, ठीक हो गया। अब हमने ये काम भी कर लिया। अब आ जाते हैं प्रिपेयर रिया परचेज लेजर अकाउंट। अब परचेज लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। और जब मैंने सवाल शुरू किया था तो मैंने बताया था कि भाई परचेज लेजर अकाउंट में तमाम चीज़ें आएंगी और ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ये परचेज लेजर का ही दिया हुआ है हमें 1510, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। हमने लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास है, ठीक है, 1510। हमने यहाँ डेट डाली 2025 जनवरी की 1, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 1510। अच्छा, जब यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया, पहला काम हमारा हो गया।
अब हम क्या करेंगे, तमाम रिटर्न जर्नल जो है उसे, और जो कैश पे ट्रांजैक्शन हुई है उसे, जो भी पेमेंट्स है उसे, उन सबको हमने यहाँ ट्रांसफर करना है। ठीक है। अच्छा, जब हमने यहाँ एंट्री बनाई परचेज जर्नल की, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, और फिर हमारे पास अब हमने इसे यहाँ पुट करना है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बेसिकली परचेज डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पर 1009 बैलेंस हमारा आ जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे परचेज जर्नल, और ये हमारे पास है 31 जैन। तो बेसिकली यूं समझ लो कि ये हमारा ट्रेड पेबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब फिर आप गौर से देखें तो आपके पास आपने पेड देरीना बाय बैंक ट्रांसफर 300, इसकी एंट्री क्या बनेगी, आप बोलेंगे देरीना डेबिट और बैंक क्रेडिट, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है, ट्रेड पेबल है। 300 ये हो गया। फिर पेड नाकेड द अमाउंट ड्यू ऑन 1 जनवरी 25 आफ्टर डिडक्टिंग 3% कैश डिस्काउंट। अभी पेड नाकेड की कितने हैं, 600, और उस पर हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3%। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये 18 रुपीज़ है। अगर हम इसे 600 में से 18 माइनस कर दें तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 582। ठीक है, तो 582 हमारे पास ये अमाउंट है, और 300 ये अमाउंट है। ठीक है, तो 300 प्लस 582 882, ये दोनों एंट्रियां हमारी कैसे बन रही है, परचेज नाके डेबिट ट्रेड पे नाके डेबिट बैंक क्रेडिट, यहाँ पर भी ऐसे ही है, नाके डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट है, और जो डिस्काउंट है वो क्रेडिट है, ट्रेड पेबल। इसका मतलब ये दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं हमारे पास कहाँ जानी है, कंट्रोल अकाउंट में जानी है, और अमाउंट कितनी है, 300 582 882। तो हमने यहाँ पर आने के बाद हमने कहा कि भाई हम जो है यहाँ पहले तो परचेज रिटर्न को देखेंगे, जनवरी 31 हमने कहा परचेज रिटर्न जर्नल, और वो हमारी अमाउंट कितनी है, 24। फिर हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड पेबल डेबिट हो गया है, और पेमेंट कितनी थी, 301 थी, और 582 दूसरी थी। तो दैट मीन्स ये टोटल हमारे पास कितना आ गया, 882 आ गया। हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया था, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड पेबल डेबिट हो गया था 1800। ठीक है, तो ये वो ट्रांजैक्शन है ओवरऑल जो कि हमारे ट्रेड पेबल को क्या कर रहे थे, डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वो ट्रांजैक्शन हैं जो कि हमारे ट्रेड पेबल को डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे। तो यूँ समझ ले, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ओवरऑल जो परचेज होते हैं हम उन्हें देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है जिनका ताल्लुक ट्रेड पेबल से, उन्हें हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हमने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, जो कि बेसिकली मैंने आपको बताया ट्रेड पेबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपने जो भी जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले आपने देखना होगा कि भाई किस तरह से इसकी पुटिंग करनी है। फॉर दैट
आपको जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जर्नल एंट्री आपको बनाने आनी चाहिए ताकि आप उसके थ्रू यहाँ पर पुटिंग कर सकें। अब हम देखेंगे हमारे पास 15, 10 and 1009 ये 2519 आ रहा है और यही बड़ी वैल्यू है, लिहाजा हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब बैलेंस कैरेट डाउन डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, आपने डेट डाल दी जनवरी 31 बैलेंस कैरेट डाउन, और ये आपके पास कैसे आएगा, आप 2519 को माइनस कर दें 18 से, $2519 minus 24 minus 882 minus 18 minus तो 1595 ये आपका बैलेंस कैरेट डाउन है, और यहाँ पर फेब की फर्स्ट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1595 आ जाएगा। नीचे आते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है रिया इज कंसीडरिंग इंक्रीजिंग हर ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। उसको एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलानी है, लिहाजा वो चाह रही है कि जो ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड है उसको इंक्रीज कर दे। एडवाइस यानी जिन लोगों को वो पे कर रही है, अगर वो 10 दिन में कर रही है तो वो 20 दिन में करे ताकि उसके पास कैश अवेलेबल हो और वो फिर अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर सके ताकि उसकी सेल बढ़े। बोल रहा है एडवाइज रिया वेदर और नॉट शी शुड इंक्रीज अ ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज। तो हम यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हमने यहाँ पर लिखने हैं और फिर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले मैं एडवांटेज की बात करूँ, देखें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेल्स कैंपेन चलाएं ताकि हमारा जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे भाई एडवर्टाइजिंग इंक्रीज sales and profit, so Riya should do more advertising। ये उसने पहला काम किया। दूसरा एडवांटेज क्या है, that will increase our sales। दूसरा काम क्या है कि वो फोकस करे कैश सेल्स के ऊपर ताकि वो क्या कर सके, एडवर्टाइजिंग कर सके। तो रिया शुड फोकस टू इंक्रीज कैश sales through advertising which may be used to pay supplier। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि जब वो पेमेंट को लेट करेगी तो इट इज पॉसिबल कि उसे कैश डिस्काउंट ना मिले। ठीक है, डिसएडवांटेज। शी may lose कैश डिस्काउंट। ठीक है, सप्लायर may charge
interest to her इसके अलावा उसका बिजनेस नया है तो लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं होगा, अगर वो डिले पेमेंट करेगी तो उसके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट है विराज इज अ रिटेलर, ही बाइज ऑन क्रेडिट एंड सेल्स फॉर कैश। गौर करो वर्ड्स पे, वो लेता किसके ऊपर है, क्रेडिट पे, और बेचता किसके ऊपर है, कैश के ऊपर। ही रेंट्स आउट एन एरिया ऑफ द शॉप टू अनदर बिजनेस और उसको 172 पर मंथ आता है। तो उसकी जो रेवेन्यू है वो दो हिस्सों पर डिपेंड करिए, एक तो सेल्स के ऊपर और एक उसकी रेंटल इनकम है, ठीक है, जो कि 172 पर है। विराज ट्रायल बैलेंस एट 31 जनवरी वर एज फॉलो। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, रेवेन्यू है, रेंटल इनकम है, सेल्स है, इन्वेंट्री है, परचेज, रेंट, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, वेज, स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, फिक्चर इनपुटिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ट्रेड पेबल, ओवरड्राफ्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडजस्टमेंट आपको दी गई है। अब आपको क्या बनाना है, बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड जनवरी। जब इनकम स्टेटमेंट बनाना है सबसे पहले आप स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, रेवेन्यू से। आप स्टार्ट कर देंगे रेवेन्यू से, ठीक है। रेवेन्यू आपके पास कितनी है, रेवेन्यू आपके पास है 89600। अच्छा, इसमें से लेस कर देंगे अगर हमारी कोई सेल्स रिटर्न है, आपने कहा सेल्स रिटर्न गिवन है और वो कितनी है 2195, वो आपने यहाँ लेस कर दी। क्या आपने लेस कर दी सेल्स रिटर्न, तो आपके पास 87405, ये आपने कह दिया कि ये आपके पास है नेट सेल। अब इसमें आपको लेस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंटरी लिखेंगे। ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास है 4500। फिर इसमें आपने ऐड कर देना है परचेज जो कि 53,700। अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे, यहाँ परचेज रिटर्न नहीं है। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन है वो ऐड करेंगे, वो भी यहाँ पर नहीं, और लेस कर देंगे इसमें एंडिंग इन्वेंट्री जो कि यहाँ आपके पास गिवन है। तो आपके पास आ जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 4500, इसमें आप परचेज ऐड कर देंगे तो वो है आपके पास 53,700। इन दोनों को आपने प्लस कर दिया, ये 58,200 आ रहा है। फिर आप लेस कर देंगे एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जो कि आपके पास 5,900 है। इन दोनों को आपने लेस कर दिया तो यूं ये आपके पास 52,300 आ जाए। ये आपके पास अमाउंट आ रही है 35,105। अब इसमें जो ये अमाउंट आई है ये आपकी कहलाती है ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर आपके पास है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें अब आप ऐड कर देंगे रेंटल इनकम। अगर आप ऊपर जाएं तो डाटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको रेंटल इनकम गिवन है, आपको बताया जा रहा है कि रेंटल इनकम आपकी है 2580। डाटा फॉर एडजस्टमेंट में देखेंगे क्या रेंटल इनकम से रिलेटेड
कोई चीज़ मौजूद है। बोल रहे रेंटल इनकम इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम February 1st to 30th अप्रैल। अगर आप ऊपर गौर से देखें तो एक महीने का जो रेंट आपके पास है वो है 172 और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फेब, मार्च और अप्रैल। इसका मतलब 172 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 506 आएगा। ये हमने एडवांस में वसूल किया हुआ है, लिहाजा इससे हम जो हमारी रेंट इनकम वाली वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे। तो रेंटल इनकम हमारी 2580 है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 516। तो मैंने कहा रेंटल इनकम है हमारे पास 2580 माइनस कर देंगे 516, तो ये हमारे पास रेंटल इनकम आ जाएगी 2064। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो दैट विल बी 37169। ये हमारे पास हमारी इनकम है। अब इसमें हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, हमने कहा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से अब हम दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमने एक्सपेंसेस को देखना है तो सबसे पहले हमारे पास है रेंट एंड इंश्योरेंस, जिसकी अमाउंट हमें दी है 8760। अब हम देखेंगे कि क्या रेंट एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ हमें सवाल में नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है। रेंट एंड इंश्योरेंस, रिमेंबर हम क्या ढूंढ रहे हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस। यहाँ डेप्रिसिएशन है, रेंटल इनकम ये हमने बना लिया। विराज ओड फॉर वेज नहीं है। आफ्टर द ट्रायल बैलेंस फॉर पीपल विराज रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट शो द बैंक चार्ट, ये भी नहीं है। तो अब जो है हमारे पास इसका मतलब ये कि ये जो रेंट एंड इंश्योरेंस है 8760, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। हमने कहा रेंट एंड इंश्योरेंस हम लिखते हैं, हमने यहाँ रेंट एंड इंश्योरेंस 8760 ये एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दूसरा जो एक्सपेंस है वो है जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस कितना है 2945, वो मैंने एज इट इज दोबारा लिख दिया क्योंकि इससे रिलेटेड भी कोई डाटा फॉर एडजस्टमेंट नहीं। हमने जर्नल एक्सपेंस लिख दिया 2945। अच्छा, जनरल एक्सपेंस लिखने के बाद हम फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। अब वेज है, वेज कितनी है मेरी 7350। मैं देखूंगा क्या वेज से रिलेटेड कोई चीज मौजूद है। बोल रहे विराज और 280 वेजेस एंड 55, तो विराज और 282 वेजेस, इसका मतलब ये इनकी लायबिलिटी है। अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाना चाहें तो वेज डेबिट हो जाएगा और वेज पेबल क्रेडिट हो जाएगा 282 से। दैट मीन 735 वेज ये है, इसमें 282 हम ऐड कर देंगे तो 7350 प्लस 282 ये मेरे वेजेस हैं। तो ये दोनों ऐड जब हम कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 7632। वेजेस के बाद हमारा जो अगला अकाउंट है वो है स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजिंग 710, और यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 55 जो है एडवर्टाइजमेंट हमारे पास है। तो वंस अगेन एंट्री बनेगी एडवर्टाइजिंग 55 डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेबल 55 क्रेडिट। तो 710 में आप 55 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, दैट विल बी 765
हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजिंग, that will be 710 plus 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 765। द नेक्स्ट वन आप देखेंगे, बोल रहा है बैंक चार्जेस है 143। अच्छा, नीचे देखेंगे बैंक चार्ज, ये हो गई हमारा बैंक चार्जेस से रिलेटेड कुछ है। बोल रहा है विजय रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट विच शोड द बैंक चार्जेस 13 had been paid, तो ये हमने पे कर दिए, पेड हो गए, ठीक है ना। तो बैंक चार्जेस ये ऐड हो जाएगा 143, दैट विल बी 146, पेड कर दिए, ठीक है, ड्यू नहीं है, याद रखिएगा। तो बैंक चार्जेस हैं 143 प्लस 13, दैट विल बी 156। हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, एक्सपेंसेस को देख रहे हैं, डाटा फॉर एडजस्टमेंट में जो जो बनाते जा रहे हैं उस पर टिक भी करते जा रहे हैं। अब आ जाओ फिक्सचर एंड फिटिंग, बैंक चार्जेस हो गया, फिक्सचर एंड फिटिंग ये नहीं लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल क्रेडिट और कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या रह गया, बोला डेप्रिसिएशन फिक्सचर इज टू बी चार्ज 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड है, दैट मीन्स जो कॉस्ट आ रही है आपके पास 12,500, उस पर आप 15% चार्ज कर रहे हैं, जो कि आपके पास आएगा 1875। तो एंट्री आपने बना ली, डेबिट एक्सपेंस, डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और यहाँ पर आपने अपना एक और एक्सपेंस लिख लिया जो कि था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो कि 1875। इन तमाम को आपने ऐड कर दिया, दैट विल बी 22133, और ये आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको इसमें से आपने माइनस कर दिया, तो 37169 माइनस 22133, तो 15036, ये आपका है प्रॉफिट फॉर द ईयर। 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई प्रिपेयर द करंट लायबिलिटी सेक्शन, सिर्फ करंट लायबिलिटी बनानी है आपने, क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सिर्फ आपने करंट लायबिलिटी बनानी है। तो हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं भाई करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम सवाल की तरफ जाते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमें कोई करंट लायबिलिटी गिवन है। अब ये ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारी करंट लायबिलिटी है, 3125 और 1260, ठीक है। हमने कहा हम लिखते हैं ट्रेड पेबल जो कि है 3125, और फिर है बैंक ओवर ड्राफ्ट जो कि है 1260। इसके बाद आप अगर गौर करें तो आपने यहाँ इन एडजस्टमेंट को देखना है। तो पहली एडजस्टमेंट में आपके पास वेज पेबल था 282 और ये 55, इन दोनों को आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वेज पेबल और एडवर्टाइजमेंट ये आपके पास अक्रूड एक्सपेंसेस में आ जाएगा, आपने यहाँ लिखा अक्रूड एक्सपेंसेस 282 प्लस 55 337,
इसके बाद आपने रेंटल इनकम ली हुई है एडवांस में 172 मल्टीप्लाई बाई 3516। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप गौर करो तो ये आखिरी वाली, यहाँ थोड़ी सी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट की नॉलेज को यूटिलाइज करना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की देखो, बोल रहा है ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया, इसका मतलब हमने उसमें ये जो 13 रुपए जो है पेड किए हैं ये नहीं लिखे, तो हम अपने पास अभी लिखेंगे, हमने तो अभी लिखे नहीं है, हम रिकॉर्ड करना है इसको, तो हम इसको लायबिलिटी में डाल देते हैं कि भाई हम, ये हमारी लायबिलिटी है, अभी हमने इसको लिखा नहीं है, तो हम यहाँ बैंक चार्जेस के पेबल लिख देते हैं 13, इन तमाम को हम प्लस कर देंगे क्योंकि हमने अभी तक इसे रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना था, इसलिए हमने कहा कि भाई ये लायबिलिटी है, अब इसको नेक्स्ट मंथ जो है एडजस्ट कर देंगे जब हम 516 प्लस 30, तो यूँ 5251 ये मेरी करंट लायबिलिटीज आ गए हैं। फिर नेक्स्ट है स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच विराज एज फॉलो व्हेन ही डिड नॉट इंक्लूड a figure in a statement of financial position for his inventory of price label। ठीक है, लेबल्स। अब जो विराज है उसने प्राइस टैग रखे हैं, ये प्राइस टैग हैं, स्टिकर है, लेबल्स हैं। अब वो उसकी इतनी थोड़ी सी वैल्यू है कि उसके नज़दीक जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है ये मटीरियलिटी का है। ठीक है, कि भाई उसके नज़दीक उसकी वैल्यू ही नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, मटीरियलिटी। स्किल्स एज ए सेल्समैन, अब वो बहुत अच्छा सेल्समैन है लेकिन उसने अभी तक जो है फाइनेंशियल पोजीशन में अपनी स्किल्स को नहीं लिखा, तो हम अकाउंटिंग में हर चीज़ को लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है और वो हमारे पास है मनी मेजरमेंट, कि हम उस वक्त तक उस चीज़ को नहीं काउंट करते जब तक वो पैसे में ना हो। तो किसी भी शख्स की स्किल्स को जो वो बिजनेस में दे रहा है वो मनी मेजरमेंट में जब तक नहीं आएगी हम उसे नहीं लिख सकते, कोई अमाउंट में नहीं आएगी हम उसे नहीं लिख सकते। फिर कह रहे विराज वांट्स टू रिफर्बिश द शॉप, शॉप को डेकोरेट करना है। He thinks that the new fixture and fitting would cost between 10,000 से 15,000। There are several local shops selling the same type of goods that Viraj sell। तो वो कह रहा है कि भाई आउटलुक बेहतर हो जाएगा, तो उम्मीद है कस्टमर जो है ना अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो विराज वेदर और नॉट ही शुड रिफर्बिश द शॉप, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आंसर पे प्रोवाइडिंग टू एडवांटेजेस। अभी आप देखें ना, दुकान अगर साफ हो, अच्छी हो, उसका आउटलुक अच्छा हो, तो आप वहाँ जाते हैं, वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो डेफिनेटली अगर आप विराज की जगह आप बोलेंगे हाँ भाई क्या आप कंपटीशन चाहिए, आपको अट्रैक्ट करना है, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, तो आपको जो है वहाँ पर लुक दुकान का अच्छा होना चाहिए। और दूसरा जो है दुकान अच्छी हो, तो वो विराज कह सकता है कि यार मैं क्वालिटी गुड सेंड करता हूँ, मेरी दुकान की हालत देखें, दूसरों की दुकान की हालत देखें। तो ये भी पॉसिबल है कि जो है ना अच्छी आउटलुक देने से जो है उसकी शॉप बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अगर आउटपुट अच्छा हो उसका, तो मे बी वो एबल है, मे बी एबल टू इंक्रीज रेंट चार्जेस, वो रेंट चार्जेस बढ़ा सकता है कि भाई मैंने जो है ना अभी शॉप में काम करवाया है, मेरी शॉप का फर्नीचर है, तो यहाँ से उसके जो है ना उसकी रेंट इनकम जो है बढ़ सकती है। नए सेल कस्टमर आएंगे, सेल बढ़ जाएगी, और नया जो है फर्नीचर वगैरह डालेगा तो दुकान, तो जो लैंड टीनेट है उसे कह सकता है कि भाई हम जो है
अब किराया बढ़ा रहे, मैंने जो है दुकान में काम करवाया। डिसएडवांटेज है कि उसके पास जो कैश है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो खप जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उसके पास इतना कैश भी नहीं पड़ा हुआ, तो ही हैव टू बोरो द मनी ऑन इंटरेस्ट, उसको बोरो करना पड़ेगा। और उसका जो है ना 2 एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, इज इंटरेस्ट एंड depreciation expense will increase. तो ये 40 नंबर के क्वेश्चन ये हमने कर लिए। फिर द नेक्स्ट है, आपको कह रहा है कि भाई एरर, करेक्शन ऑफ एरर है, इसको आपने सॉल्व करना है। करेक्शन ऑफ एरर के क्वेश्चन को पहला कह रहा है आ रिपेयर इक्विपमेंट 170 हैड बीन डेबिटेड टू इक्विपमेंट अकाउंट, तो डेफिनेटली इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर को हमने कहा इक्विपमेंट रिपेयर को डेबिट कर देंगे और इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे 175 से। फिर नेक्स्ट है a credit transfer 132 from David, a trade receivable had been debited to David's account and credited to the bank account। आपने उल्टी एंट्री बना दी, बैंक क्रेडिट 132 और डेविड्स अकाउंट डेबिट 132। अभी ठीक करने के लिए आपको डबल अमाउंट से एंट्री बनानी पड़ेगी। डबल क्यों? क्योंकि अगर आप एंट्री सही करते हो कि बैंक डेबिट डेबिट्स क्रेडिट 132 से, तो दैट मीन्स ये एंट्री एक दूसरे को करेक्ट करने के बाद नलिफाई कर देगी। तो आपको फिर मज़ीद इस एंट्री को बनाने के लिए दोबारा यही एंट्री बनानी पड़ेगी, 2 बार एंट्री बनानी पड़ेगी विद द सेम अमाउंट। तो लिहाजा आप एंट्री एक बार बनाते हो और अमाउंट डबल लिख लेते हो। आप कहते हो बैंक डेबिट और डेबिट क्रेडिट 132 का डबल 264। अच्छा नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 2500 हैड बीन डेबिटेड टू बैंक चार्जेस। आपने बैंक लोन पे किया, गलती से डेबिट कर दिया किसको, बैंक चार्जेस को। बैंक चार्ज को गलती से डेबिट किया है तो बैंक चार्जेस आप क्रेडिट कर दोगे और बैंक लोन को डेबिट कर दोगे 2500 से। अब बैंक पेमेंट ऑफ स्टेशनरी 21 हैड बीन रिकॉर्डेड एज 9, आपने गलती से उसे 12 लिख दिया है। असल में पेमेंट कितनी की है, 21 की है। शॉर्ट रिकॉर्डेड पेमेंट है, सही करने के लिए आप $9 से सेम एंट्री बनाओगे। जब आपने एंट्री बनाई डेफिनेटली बैंक को क्रेडिट किया होगा, स्टेशनरी को डेबिट किया होगा। अभी दोबारा वही एंट्री बनाओगे लेकिन कितने डॉलर से, $9 से। तो आप स्टेशनरी को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। 5वीं है आपके पास, ये थोड़ी सी टिपिकल एंट्री है। इसमें कह रहा है सेल्स रिटर्न 40 की है, हैड बीन रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न। तो आपने सेल्स रिटर्न 40 की है और गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया आपने, परचेज रिटर्न। तो डेफिनेटली परचेज रिटर्न को कम करने के लिए आप डेबिट करोगे, सेल्स रिटर्न ऑलरेडी डेबिट होनी चाहिए। तो क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट आपने सस्पेंस अकाउंट पे करना है। देखो असल में एंट्री क्या, सेल्स रिटर्न हुई थी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी, एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न 40 डेबिट और कस्टमर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट। लेट्स सपोज हम कह देते हैं नो,
आपने एंट्री क्या बनाई, आपने एंट्री बनाई एज परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने परचेज रिटर्न 40 से रिकॉर्ड कर दिया इसको, और नूर को भी जो है ना क्रेडिट कर दिया 40। अब नूर तो क्रेडिट होना ही था 40 से। अब परचेज रिटर्न को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को डेबिट करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न को भी डेबिट करना पड़ेगा। जब ये दोनों अकाउंट डेबिट होंगे तो क्रेडिट किसको करोगे, तो आप क्रेडिट करोगे सस्पेंस अकाउंट को। तो आप कहते हो भाई सेल्स रिटर्न को तो हमने डेबिट करना ही करना है 40 से। परचेज रिटर्न हमने रिकॉर्ड किया है, दैट मीन्स परचेज रिटर्न भी क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दिया। अब हम सस्पेंस अकाउंट 80 रुपये से हम इसको क्रेडिट कर दें। नेक्स्ट है, कैर कंप्लीट द टेबल टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच एरर ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑन द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, ठीक है ना, बैंक बैलेंस की बात हो रही है। इंडिकेट वेदर द इफेक्ट इज ओवर स्टेटेड और understated and by how much if there is no effect, write no effect in the box। तो पहली इन्होंने ऑलरेडी बना दिए, दूसरी में बोल रहा है भाई बैंक a credit transfer 130 from debit। क्या यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई एंट्री मौजूद थी? आप बोलोगे नहीं, इनकम स्टेटमेंट कोई दोनों अकाउंट छेड़ते ही नहीं है, तो लिहाजा इनकम पर नो इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ द ईयर पर कोई इफेक्ट नहीं। इफेक्ट ऑन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो है, आपने गलती क्या की, आपने बोला अ ट्रेड रिसीवेबल हैड बीन डेबिटेड टू डेबिट अकाउंट एंड क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट जो है 132 से क्या कर दिया, ठीक है, 132 से बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो 132 ऑलरेडी जो है आपका ये क्रेडिट हो गया। तो फिर आपने इसको जब सही किया, अंडरस्टेटेड बाय 264, बैंक बैलेंस जो है ये अंडरस्टेटेड हो गया 264 से। थर्ड है, रीपेमेंट बैंक लोन हैड बीन डेबिटेड टू बैंक चार्जेस। जब आपने बैंक चार्जेस को डेबिट किया तो आपका एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इस एक्सपेंस ने आपका जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर है क्या किया होगा, कम किया होगा। तो आपने का अंडर स्टेटेड बाय 2500। अब इसका बैंक पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब बैंक पेमेंट फॉर स्टेशनरी 21, स्टेशनरी खरीदी थी 21 की, आपने रिकॉर्डेड की 12, तो स्टेशनरी कम रिकॉर्ड किए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है, $9 से आपका जो प्रॉफिट है ओवर स्टेटेड बाय 9। और आपने पेमेंट नहीं की थी तो ये भी आपका ओवर स्टेट हो जाएगा बाय $9। द नेक्स्ट है, अब इफेक्ट फॉर द प्रॉफिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, इसका ना पहले डेबिट हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवर स्टेट हो गया आपका, ओवर स्टेटेड बाय 80 टन। ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कम करता है, लिहाजा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेल्स रिटर्न, ये आपकी सेल्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया,
लिहाजा यहाँ भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब आपने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया और उसके बदले परचेज रिटर्न रिकॉर्ड की तो आपका ओवर स्टेटेड प्रॉफिट हो गया 80 से, और बैंक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। For I calculate the trial balance total after the error have been corrected, ठीक है। आपने एरर जो है सही करने, करेक्ट करने। अब देखो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है कितना दिया हुआ है, इसको हमने देखना है। ये रहा डेबिट साइड पर, तो 97,400 ओरिजिनल टोटल, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर आपके पास 3 एरर जो है वो 2500 के बन रहे हैं। जैसे आपका जो बैंक चार्जेस है वो क्या हो गया, कम हो गया 2500 से, और तो बाकी नहीं, इन्होंने तो अपने आप को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ये अकाउंट था जिससे बैंक चार्जेस की वजह से आपका ये अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो आप कहेंगे लेस बैंक चार्जेस वाला था, लेस एरर 3 बैंक चार्जेस 2500, और एक एरर आपने और ऐड किया, यानी एक चीज और आपने ऐड की। क्या ऐड कर दी, आपने सेल्स रिटर्न जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया था, उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आपका जो है ऐड हो जाएगा 40 रुपए से। तो यूं जो करेक्टेड टोटल आपके पास आ रहा है 94,940, ठीक है, 97,400 94,940। State the number of one error from 15 which is an error of principal, ठीक है। तो एरर नंबर 1 जो है वो एरर ऑफ क्या है, प्रिंसिपल है। आपने एसेट्स को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें आप एंट्री तो सही डालते हो, बस क्या करते हो, अमाउंट जो है वो गलत आपने पुट कर दिए, ठीक है। तो जो एरर नंबर 4 है वो आपका एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। 20 नंबर का ये सवाल भी मुकम्मल हो गया।